स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप जुड़ चुके हैं शेयर बाजार सबका अधिकार के साथ। ईटी नाउ स्वदेश की एक ऐसी खास मुहिम जो आम इन्वेस्टर को सीधा शेयर बाजार से जोड़ती है। हमारी कोशिश है, हमारा ये मिशन है कि इस मुहिम के जरिए हम छोटे शहरों के आम निवेशकों के तमाम उन सवालों, उन शंकाओं का समाधान करें जिसके जरिए वो शेयर बाजार में अपनी राह आसान बना सकते हैं। जी हाँ, लगातार हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। गौरांग सर, रत्नेश जी हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहला सवाल मैं यूट्यूब से लूंगा जो कि लाइव हमारे एक दर्शक का समीक्षा जी ने पूछा है। समीक्षा जी का जो सवाल है वो डीसीबी बैंक पे है और आपके स्क्रीन पर जो ये क्यूआर कोड फ्लैश हो रहा है इसके जरिए आप जुड़कर व्हाट्सएप पर लगातार अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। यूट्यूब पर भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं, ये लगातार हम फ्लैश करते रहेंगे। तो डीसीबी बैंक पे समीक्षा जी का सवाल है और सवाल में इन्होंने साफ तौर पर बताया है कि 143 इनकी बाइंग प्राइस है और ये नजरिया चाहती हैं, हालांकि इन्होंने नजरिया अपना नहीं बताया है। रत्नेश जी, डीसीबी बैंक 143 की बाइंग है, क्या करना चाहिए? डीसीबी बैंक देखें तो अभी इनकी 143 की बाइंग है। उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन हुआ है। अभी अपने अगर डेली चार्ट पे देखें तो महत्वपूर्ण मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज के सपोर्ट लेवल पे आ गया तो मेरा तो सजेशन ये रहेगा यहाँ पे भी बने रहे 128 रुपए के स्टॉप लॉस से, माफ कीजिएगा 128 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहे। अभी हालांकि बहुत जल्दी मुझे तेजी नहीं दिखाई देती, कंसोलिडेशन चलेगा। कभी भी ये 140 142 के ऊपर निकलेगा तो फिर इसमें एक तेजी बनेगी जो इसको 160 रुपए तक ले गएगी, पर 128 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगा ले। जी बिल्कुल, तो ये थी राय रत्नेश जी की। अगले कॉलर को जोड़ते हैं, हमारे साथ सतीश शाह जुड़ चुके हैं अहमदाबाद से। सतीश जी नमस्कार, बताइए क्या है आपका सवाल? मेरा सवाल ये था कि मेरे को वो एरोफ्लेक्स का इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है, उसके शेयर थे एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज। जी बिल्कुल, 1850 है, वो आईपीओ में लगे थे, बराबर है। तो इसके लिए अभी क्या करने का है इन्वेस्ट के लिए? जी बिल्कुल, और आप लंबे समय के लिए इसे होल्ड कर सकते हैं या थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए आप देख रहे हैं? अभी 6-12 महीना तक तो रोक सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। इस सवाल के गौरांग जी मैं आपके पास आना चाहूँगा। तो सीधे लिस्टिंग पर ये शेयर से इनकी होल्डिंग है, अभी वहाँ से काफ़ी गिरता हुआ नज़र आ रहा है। क्या लगता है यहाँ पर और इसमें थोड़ा फंडामेंटली कुछ पॉजिटिविटी नज़र आ रही है? इसके ऊपर तो कवरेज भी नहीं है और ना ही हमने कोई आईपीओ नोट निकाली थी, इसलिए विशेष रूप में हम टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर इनको अपने निवेश को लेकर के थोड़ी चिंता है और अगर ये परिवर्तन करना चाहते हैं, अगर परिवर्तन इनके मन में ऐसी इच्छा है तो दो विकल्प इनके सामने रखना चाहूंगा। निजी क्षेत्र की दो छोटी बैंक है, फेडरल बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ये चाहे तो ये परिवर्तन कर सकते हैं। जी की राय फेडरल बैंक या आईडीएफसी फर्स्ट एक ऑल्टरनेट अगर आप सोल्यूशन ढूंढते हैं तो। लेकिन रत्नेश जी मैं आपके पास आना चाहूँगा सेम स्टॉक के लिए। एरोफ्लेक्स लिस्टिंग से खरीदारी की, वहाँ से शायद कुछ 20% गिरता हुआ नज़र आ रहा है। चार्ट्स पर क्या लग रहा है यहाँ पर? वैसे तो काफ़ी समय से एक कंसोलिडेशन नज़र आ रहा है, थोड़ा नीचे टूटा भी है। यहाँ पर थोड़ी सी वापस से रिकवरी नज़र आती है या फिर कंसोलिडेट ही होता हुआ नज़र आ रहा है? एरोफ्लेक्स नई लिस्टिंग बहुत ज्यादा चार्ट नहीं मेरे पास में, पर अभी ये जो आ गया है थोड़ा सा जो आपने कहा है कंसोलिडेशन चल रहा है, ये अपने महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल के आसपास में आ चुका है। यहाँ पे 148 रुपए, तो मेरा तो सजेशन ये रहेगा इनको कि 142 रुपए का स्टॉप लॉस लगा है इसमें। अभी बहुत जल्दी तेजी की कहीं उम्मीद नहीं है। 165 170 के आसपास में आए तो वहां पे निकलने की चेष्टा करें। 140 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए। ठीक है, तो ये है सलाह एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज पर। थोड़ी बढ़त आए तो निकलने की कोशिश कीजिए स्टॉक से। शिवराज जी हैं हमारे साथ, अगले दर्शक फोन लाइन से जुड़े हैं। शिवराज जी कहाँ से बोल रहे हैं आप और किस स्टॉक पर सवाल है आपका? मैं अहमदाबाद से बोल रहा हूँ और मेरा गुजरात पीपावाव पोर्ट में 215 पे 200 क्वांटिटी बाय है। इसमें लॉन्ग टर्म मेरा नजरिया है। कब लिया था आपने ये? मैंने 1 महीने पहले लिया था। ओके। गौरांग जी, इन्होंने गुजरात पीपावाव 1 महीने पहले ही लिया है और जब ये स्टॉक टूट रहा था वहां पर इन्होंने एंट्री लेने की कोशिश की है 215 के भाव पर। आपका क्या नजरिया बन रहा है स्टॉक में? क्योंकि इनका जो ये लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं कि खरीद के काफी पास ये स्टॉक कारोबार कर रहा है, तो सजेशन क्या देंगे? गुजरात पीपावाव सही सिलेक्शन है लॉन्ग टर्म के लिए
या फिर कुछ बदलाव करना चाहिए इन्हें, कोई और स्टॉक इनको सुझाएंगे आप? गुजरात पीपावा पर एक समय पर कवरेज थी, लेकिन फिर हमारे लक्ष्यांक आने के बाद मेरे ख्याल से हमने कवरेज निकाल दी है, तो फिलहाल कवरेज नहीं। लेकिन अगर ये पोर्ट और लॉजिस्टिक क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से पिछले साल एक कंपनी का आईपीओ आया था जिसका नाम था JSW इंफ्रा। यहाँ पर हमने आईपीओ नोट द्वारा लंबी अवधि के लिए निवेश की राय दी थी, और फिर आईपीओ के स्तर से जिस प्रकार से कंपनी के मैनेजमेंट ने अपने कारोबार को लेकर के टिप्पणियां की है और कारोबार विस्तार योजनाएं जो है वो सामने रखी हैं, उसको देखते हुए हमें लग रहा है कि इस क्षेत्र में अगर निवेश करना है, यानी कि पोर्ट और लॉजिस्टिक, कंटेनर लॉजिस्टिक क्षेत्र में, तो JSW इंफ्रा एक बेहतर विकल्प होगा। ये राय मैं आईपीओ नोट को आधार बना करके आपको दे रहा हूं। ये है राय गुजरात पीपा वाव पे। वैसे हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, अश्विन त्रिवेदी जी। अश्विन जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? से बोल रहा हूँ। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? गुजरात, भरूच। जी जी जी। अश्विन जी, मैं एक चीज जानना चाहूंगा, आप BGR एनर्जी पे आपका सवाल था ना? हाँ, BGR एनर्जी मैंने 82 पे लिया है सर। ठीक है, लेकिन मैं शायद स्टॉक को, मेरे ख्याल से इस पे किसी भी एक्सपर्ट की कवरेज नहीं होगी, लेकिन चूंकि आप हमसे जुड़े हुए हैं तो हम इस पे राय लेने की कोशिश कर, लेकिन बहुत इसमें उम्मीद है नहीं कि कोई भी एक्सपर्ट इसमें कुछ राय दे सकता हो। बताएं रत्नेश जी, BGR एनर्जी मैंने दुरुस्त कहा, स्टॉक पे क्या आप कोई राय दे सकते हैं? नहीं, बिल्कुल, ये काफी बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म, इसमें काफी कुछ डिस्टर्बेंस भी चल रहा है, तो मेरी तो सलाह ये रहेगी कि बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पे इनको नुकसान जरूर हो रहा है, पर मेरे तो सलाह एक ये भी रहेगी कि थोड़ा सा अगर इतने लंबे नुकसान तक वेट ना करो, कहीं ना अपने समय समय अपना पोर्टफोलियो जरूर रिव्यू कराते रहे, पूछते रहे। और यहाँ पे तो मेरी बिल्कुल यहाँ पे निकलने की सलाह, और जो पूंजी जो बचती है उसको कहीं अच्छी जगह, दूसरी जगह अच्छे स्टॉक्स में निवेश करके कर सकते हैं। अगर इस लेवल पे कहीं और पूंजी निवेशित करनी हो, या इन्होंने 8200 रुपए आसपास खरीदा, तो आप कौन से स्टॉक में निवेश करने की सलाह देंगे रत्नेश जी? स्टॉक्स में देखना है तो GMR इंफ्रा काफी अच्छा मुझे यहाँ पे दिखाई देता है, जो अभी 98 रुपीज के आसपास में चल रहा है। तो उस स्टॉक्स में इनका अगर इनको कुछ निवेश करना है तो कर सकते हैं ये, पर थोड़ा सा निवेश का नजरिया थोड़ा सा लंबा रखना पड़ेगा। तो जो स्टॉप लॉस वहाँ पे जो स्टॉप लॉस बनेगा वो 85 रुपए के स्टॉप लॉस है GMR इंफ्रा में। जो ऊपर के लक्ष्य दिखते हैं मुझे थोड़ा सा मिड टर्म के लिहाज से 130-150 रुपए के। बिल्कुल, ये थे अहम लेवल रत्नेश जी की तरफ से। इसी के साथ शो को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हमारे एक लाइव कॉलर भी जुड़ चुके हैं, समीर कश्मीर से। समीर जी नमस्कार, बताइए क्या है आपका सवाल? सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे फिर से मौका दिया। इससे पहले भी मैंने 3-4 महीने पहले कॉल किया था, तो मुझे सही से मतलब वो जो टारगेट मिला था वो हो चुका था सर। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का सर। तो मुझे अब ये जानना है, मेरे पास 2 स्टॉक है सर, हाल ही की खरीद है। एक है अवंती फीड्स और एक है यूनो मिंडा। यूनो मिंडा भी मेरी मतलब 1100 पे है खरीद, और ये अवंती फीड मैंने कल बाई किया था 620 के रेट से। दोनों में मेरे पास 200 स्टॉक है सर। मुझे अब जानना है कि अब इनमें क्या करूं, होल्ड करूं क्या और मैं ले सकता हूं? जी, अविंत फीड का लेवल आप वापस बता सकते हैं क्या था? 620 620 सर, कल की खरीद है सर। अच्छा, कल की खरीदारी तो मैंने कल लिया था जी। और यूनो मिंडा को मुझे मतलब 1 महीना हो गया। यूनो मिंडा 1 महीने पहले की खरीदारी है। ठीक है रत्नेश जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। सबसे पहले तो अविंती फीड्स पे बात कर लेते हैं। कल की ही खरीदारी है तो खास कुछ चेंज हुआ नहीं है। इस साल में वैसे तो काफ़ी कंसोलिडेशन था, फिर एक अप मूव दे के वापस थोड़ा साइडवेज जाता हुआ नजर आ रहा है। क्या लगता है यहाँ से भी वापस साइडवेज जाके वापस ऊपर जा सकता है स्टॉक? बिल्कुल, अवंती फीड में कंसोलिडेशन जब एक ब्रेकआउट दिया था, तो कंसोलिडेशन चल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इसमें एक फ्लैग बटन का ब्रेकआउट थोड़ा टाइम बाद, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ, अभी बना नहीं, फ्लैग बटन बन सकता है। तो जो इसमें ब्रेकआउट आएगा वो 650 के ऊपर ब्रेकआउट आएगा, जो इसको 760 तक लेके जा सकता है। तो एक स्टॉप लॉस लगाने सलाह है 570 रुपए, वो स्टॉप लॉस से बने रहे। ठीक है, तो ये है सलाह अवंती फीड्स पर आपके लिए।
और यूनो मिंडा पर भी उन्होंने सवाल पूछा था, तो रत्नेश जी उस पर कुछ सलाह दे पाएंगे आप? वो भी 1 महीने पहले खरीदा था, बने रहना चाहिए स्टॉक में? यूनो मिंडा का खरीदी का भाव में नहीं सुन पाया इनका, अगर आप बता पाए तो क्या खरीदी भाव पर ओके, हमारे साथ समीर शायद जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। समीर जी बता पाएंगे आपका खरीद भाव क्या था यूनो मिंडा में? चलिए उनसे बात नहीं हो पाई। लेकिन चलिए रत्नेश जी भाव तो हमें नहीं पता चल पाया क्योंकि उन्होंने लेवल्स नहीं मेंशन किए थे, बट आगे के लिए टारगेट्स क्या देख रहे हैं आप यूनो मिंडा पर? मैं एकदम कर रहा हूँ कि थोड़ा इनको मुनाफा आ रहा होगा तो मेरी तरफ से राय रहेगी थोड़ा सा यहाँ पे पार्शियली मुनाफा बांधे, क्योंकि थोड़ा सा चार्ट पे स्टेज है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा फॉर्मेशन ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सप्लाई आ सकता है, तो पार्शियली इसमें मुनाफा बांधना चाहिए इनको। और जो नीचे के इनको स्टॉप लॉस लगा के जो बाकी क्वांटिटी है जो स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल करेंगे, वो स्टॉप लॉस आएगा 1020 का, वो स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल करेंगे। एक बार कभी भी 1160-70 के ऊपर निकलेगा तो इसमें जो नई टी सीरीज होगी जो इसको 1250 तक लेके जाएगी, तो पार्शियली इनको मुनाफा बांधते हैं। आप मुनाफा कर लीजिए, अगर आपको मुनाफा बुक कर लीजिए, अगर आपको प्रॉफिट में हो रहा है तो स्टॉप लॉस आपको बता दिया गया है और आगे के लिए टारगेट्स बता दिए गए, तो थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा, लेकिन पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की सलाह आपको दी जा रही है। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर हमारे एक्सपर्ट पर भरोसा जताने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अरबाज हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। अरबाज जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार मैम जी, मेरे पास 500 जी शेयर है। कौन सा स्टॉक है आपके पास? सुजलोन एनर्जी 500 शेयर। जी जी 15 रुपए तो के कितना भाव समय दे सकते हैं आप? मैम अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन मुझे होल्ड करना है, तो कितने तक होल्ड कर सकता हूँ मैं इसको? अच्छा ठीक है, तो आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपने फिर निवेश इन्वेस्टमेंट अपना कब से शुरू किया? मुझे हो गया मैम। मार्केट में कब एंट्री लिया आपने? 1 साल में। समय मिल जाता है आपको मार्केट स्टडी करने का? जी मैम। चलिए, पढ़ाई के साथ साथ अगर आप इसमें भी दिलचस्पी दिखा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको सजेशन यही है कि अपने स्टडीज़ पर भी ध्यान दीजिए और मार्केट के उतार चढ़ाव में बेहतर स्टॉक आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपकी पढ़ाई को डिस्टर्बेंस ना हो और आपको मुनाफा भी होता रहे। यहाँ पर हमारे साथ गौरांग भी मौजूद है। गौरांग जी, सुजलॉन एनर्जी है, इनके पास 15 रुपए पर इन्होंने एंट्री ली थी, तो काफ़ी बेहतरीन लेवल पर एंट्री ली थी। कुछ सोच समझ कर ही इन्होंने ये स्ट्रैटेजी बनाई होगी और देखिए इनको मुनाफा भी हो रहा है। सुजलॉन 55 रुपए के पास ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। काफ़ी अच्छा रनअप स्टॉक ने दिखाया इस पूरे साल। अभी क्या करें? अभी आगे और तेजी के लिए बने रहना चाहिए स्टॉक में इन्हें? तो पूजा काफी लंबे समय पहले कवरेज थी, फिलहाल कवरेज नहीं है, लेकिन अरबाज भाई को एक चीज बिल्कुल कहना चाहूंगा। वो बता रहे हैं वो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। आपने भी सही बताया कि पहले पढ़ाई पर ध्यान देनी चाहिए और बाद में शेयर बाजार और निवेश के ऊपर। और करता हूं कि अरबाज भाई ने जो निवेश किया है वो उनकी खुद की पूंजी हो, न कि किसी से उधार लेकर के या बाजार में से पूंजी ली हो। 15 रुपए पर निवेश है सुजलॉन में, मौजूदा भाव करीबन 55 के आसपास, तो अच्छा खासा मुनाफा इनको हो रहा है। विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाएंगे क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन पूजा बहुत परिवर्तन हो रहा है सुजलॉन में। जो पहले परिस्थिति थी उससे उभरने का प्रयास हो रहा है। अब ये कितने सफलतापूर्वक नतीजों में तब्दील होता है ये आने वाले भविष्य में पता चलेगा। एक्सपर्ट राय गौरांग जी की आती हुई सुजलॉन एनर्जी पे। चलिए बढ़ते हैं आगे और एक अहम खबर की ओर बढ़ते हैं। बजट में सरकार सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स को बड़ी राहत दे सकती है। सूत्रों के हवाले से आखिर इस लिहाज से क्या बड़ी खबर है, हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ चुके हैं बताने के लिए। प्रकाश, बताएं क्या है पूरी खबर? देखिए, आगामी बजट में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज और साथ ही साथ जो इसके कंज्यूमर्स हैं उनके लिए बड़ी खबर आ सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि सरकार सीएनजी पर जो टैक्सेशन स्ट्रक्चर है उसमें बड़े बदलाव कर सकती है, और सिर्फ सीएनजी पर ही नहीं बल्कि सीबीजी पर भी, जो कि कॉम्प्रेस्ड बायोगैस है, उस पर भी टैक्सेशन स्ट्रक्चर में बदलाव किया जा सकता है। ये प्रस्ताव पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से वित्त मंत्रालय को सौंपा गया है। उस प्रस्ताव के हिसाब से, जैसा कि हमें सूत्र बता रहे हैं, सीएनजी पर जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है जो कि इस वक्त 14% है,
उसको घटाकर 5 से 7% करने का प्रस्ताव दिया गया है। ऑयल मिनिस्ट्री ने ये सिफारिश की है। जाहिर तौर पे ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है अगर आप CNG कंज्यूमर्स के लिहाज से देखें। इसके अलावा कॉम्प्रेस्ड बायोगैस के भी मसले में एक इम्पॉर्टेंट सिफारिश की गई है, जिसके हिसाब से उस पर जो डबल टैक्सेशन स्ट्रक्चर है उसको रैशनलाइज करने की सिफारिश की गई है। इस वक्त होता ये है कि CBG पर सरकार, हालांकि CBG जो है वो GST के दायरे में है, जिस पर कि 5% GST वसूला जाता है, लेकिन कई मामलों में GST लेने के बावजूद भी उस पर भी 14% सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी सरकार वसूलती है। लिहाजा डबल टैक्सेशन का मसला है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस मसले को वित्त मंत्रालय के सामने उठाया है, खासकर वैसे मामले में जब CBG की ब्लेंडिंग CNG में हो रही है। पहले ही 5% GST CBG पर लग चुका है, लेकिन जब ब्लेंडिंग होती है फिर से सरकार उस पर 14% सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी वसूलती है। जाहिर तौर पे जो एंड रिजल्ट आता है, प्राइसेस में बढ़ोतरी होती है और उसकी वजह से कंज्यूमर्स को भी लॉस है और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को भी इसका नुकसान उठाना पड़ता है। लिहाजा इस बात की सिफारिश की गई है पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से कि अगर सरकार गैस बेस्ड इकोनॉमी के टारगेट को हासिल करना चाहती है, 15% जो हिस्सेदारी है ओवरऑल एनर्जी कंजम्पशन में गैस की करने की, अगर इस टारगेट को हासिल करना चाहती है तो जो टैक्सेशन का स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव करना होगा। तो इस तरह की जो सिफारिशें हैं, जो प्रस्ताव हैं, वो वित्त मंत्रालय के सौंपे गए हैं और इस बात की बेहद संभावना है कि आगामी बजट में सरकार सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को रिलीफ देने के लिए, एक्सपेंशन को बढ़ावा देने के लिए, कंज्यूमर्स को इसका फ़ायदा देने के लिए CNG और CBG पर जो टैक्सेशन स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव कर दे और जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है उसमें भारी कटौती कर दे। प्रकाश, आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो खबरें यही हैं सूत्रों के हवाले से कि जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स को बड़ी राहत बजट में सरकार दे सकती है, जिसका फ़ायदा न सिर्फ इन कंपनियों को होगा बल्कि कंज्यूमर तक भी इसे पास ऑन किया जा सकता है। चलिए इस पर एक राय भी ले लेते हैं। रत्नेश जी, ज़रा ऑयल एंड गैस कंपनियों को इस हिसाब से ज़रा ख़ासतौर पे गैस डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनियां हैं उनमें जिस तरह का मोमेंटम है, ज़रा बताइए, कुछ पसंद आ रहा है इस खबर के लिहाज से अगर इम्पैक्ट देखें? IGL और MGL दोनों को देखें तो इनमें काफी थोड़ा सा मूव पहले ही आ चुका, थोड़ा सा कंसोलिडेशन चल रहा है। हालांकि दोनों ही चार्ट में काफी अच्छे ब्रेकआउट हमको देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं MGL कंसोलिडेशन के बाद में वापस से तेजी के लिए तैयार होगा। तो एक 1640 रुपए काफी अच्छा सपोर्ट लेवल रहेगा। अगर किसी को तेजी करना है तो 1640 रुपए का एक स्टॉप लॉस बनता है यहाँ पे। अभी रिसेंट में तो बहुत जल्दी तेजी नहीं दिखती मुझे, पर कंसोलिडेशन के बाद में कहीं पे भी ये जो तेजी बनेगी, एक बार 1710-15 ऊपर निकलता है तो भी वापस 1770 तक वहां पे आ सकता है। तो MGL जो है वो इस खबर के लिहाज से फिलहाल जो है वो पसंद आता हुआ रत्नेश जी को। हालांकि खास रणनीति आपको अपनानी होगी, आगे के लक्ष्य 1700 और उसके ऊपर तक के नजर आते हुए है। और इसी के साथ व्हाट्सएप पर हमें एक सवाल आया है दिल्ली से किए मिश्रा जी का। तो इनका सवाल दरअसल LIC पर है। तो रत्नेश जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। इन्होंने खरीदारी की है कुछ 750 प्राइस पर और 45 शेयर्स होल्ड कर रहे हैं। वहाँ से शेयर काफ़ी ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है, करीबन 35-40% तक ऊपर जा चुका है। क्या लगता है, यहाँ से और भी ऊपर जाने की शंका है? यहाँ पे बाइंग प्रेशर थोड़ा खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, बिल्कुल इनकी खरीदी भाव काफी अच्छी, 750 रुपए के आसपास ने खरीदी करी है। तो बिल्कुल यहाँ पे मेरे हिसाब से थोड़ा सा काफी अच्छा मूव हमको देखने को मिला। कंसोलिडेशन चल रहा है, ऊपर में सही सप्लाई जोन है 1070-1100 के आसपास ये सप्लाई जोन है। तो मेरे सलाह रहेगी पार्शियली जरूर यहाँ पे मुनाफा बांध देना चाहिए इनको, और रेस्ट जो थोड़ी बहुत पोजीशन जो बचाते हैं ये उसमें मेरी तरफ से स्टॉप लॉस लगाने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस रहेगा 980 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, वो स्टॉप लॉस लगा के बने रहे। एक बार 1070 रुपए के ऊपर निकलेगा तो मेरे हिसाब से जो टारगेट बनेंगे वो 1150 से 1200 तक के बन सकते हैं, इसलिए पार्शियली मुनाफा बांध दें। ठीक है, तो थोड़ा पार्शियली मुनाफा बुक करने की राय आपको दी जा रही है। इस बीच टाटा मोटर्स की बिक्री का अपडेट आया है। पहली तिमाही में JLR इंडिया की रिटेल बिक्री 31% बढ़ी। सालाना आधार पर स्टॉक अभी भी फ्लैटिश ही कारोबार कर रहा है। टाटा मोटर्स का करीब 1.5% की गिरावट के साथ यहाँ पर ट्रेड हो रहा है टाटा मोटर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। औरंगाबाद से हमारे साथ विनोद जी जुड़े हैं फोन लाइन पर। विनोद जी नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका, पूछिए। नमस्ते मैडम।
नमस्ते। आवाज नहीं आ रहा मैडम। विनोद जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, अब आवाज आ रही है। अब मैंने 2 जुलाई ठीक है, को सवाल पूछिए अपना विनोद जी, कौन सा स्टॉक है? मेरे पास तो जी। पटेल इंजीनियरिंग का है। हेलो, आवाज नहीं आ रही मैडम, प्लीज। जी जी। हेलो, चलिए, इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, आवाज इन तक पहुंच नहीं रही है। और दर्शकों से रिक्वेस्ट है, जब आप हमें कॉल करें तो टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए या टीवी से दूर होकर बात कीजिए, तो फिर थोड़ा बेहतर तरीके से हम आपको सुन पाएंगे। पटेल इंजीनियरिंग 68 पर इन्होंने लिया हुआ था, खरीद भाव था इनका 2500 शेयर्स, और जो हम सुन पाए इन्होंने शायद 1 महीने पहले खरीदा था, लेकिन स्टॉक वहां से भी टूट गया है और करीब 15,000 का नुकसान इन्हें इस स्टॉक में झेलना पड़ रहा है। पिछले अगर एक आध हफ्ते में ही देखें तो 8-9% की गिरावट ऑलरेडी स्टॉक में आ चुकी है। थोड़ा ऊपरी स्तर पर इन्होंने एंट्री कर ली, लेकिन रत्नेश जी, क्या सलाह होगी? पटेल इंजीनियरिंग में निकल जाए यहाँ से? नहीं, पटेल इंजीनियरिंग में जो अभी थोड़ी सी हाल ही में गिरावट देखने को मिली थी, उससे थोड़ी पीछे कुछ सैड न्यूज थी, इस कारण से गिरावट देखने को मिली है। पर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे 60 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं अभी। जब भी ये थोड़ा सा 66 या 67 के ऊपर स्टेबलिश होगा, वहां से वापिस से तेजी में रिज्यूम होगी, जो इसको 74-75 तक लेके जा सकते हैं, तो ये स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। ठीक है, तो ये है नजरिया पटेल इंजीनियरिंग पे। बढ़ते आगे, अगले कॉलर को जोड़ते हैं। अमन गर्ग हमारे साथ हरियाणा से मौजूद हैं। अमन जी नमस्कार, पूछिए क्या माफ कीजिएगा, संपर्क टूट गया है। इनका सवाल हालांकि हमारे पास है। एलेम्बिक फार्मा पे ये सवाल जानना चाहते हैं। एलेम्बिक लिमिटेड पे 91 रुपए की इनकी बाइंग है। रत्नेश जी, एलेम्बिक लिमिटेड 91 की इनकी बाइंग है। मुनाफा यहां पर होता हुआ, लेकिन आज स्टॉक में हम दबाव देख रहे हैं, क्या नजरिया बन रहा है? नहीं, बिल्कुल एलएमबी लिमिटेड में काफी अच्छा स्ट्रक्चर हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इनके 91 रुपए की खरीदी भाव है, तो थोड़ा सा भी एक सप्लाई जोन के आसपास में आ चुका है। सप्लाई जोन है इसको 140, 145 का जो जोन है, ये थोड़ा सा सप्लाई जोन है, तो मेरी तरफ से थोड़ा सा ये सजेशन रहेगा कि पार्शियल जरूर यहाँ पे मुनाफा इनको बांधते हुए चलना चाहिए, और बाकी जो रिमेनिंग क्वांटिटी रहेगी उसमें इनको 122 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। एक बार जब भी 140 की रेंज तोड़ेगा तो इसमें नई तेजी रिज्यूम होगी, जो इसको 175-200 तक लेके जाएगी, तो पार्शियली मुनाफा बांध के 120 रुपए के स्टॉप लॉस पे बने रहे। बिल्कुल, तो ये थी अहम लेवल्स रत्नेश जी के तरफ से एलेम्बिक पर। लेकिन रत्नेश जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। हमारे पास एक व्हाट्सएप पर सवाल आया है और ये शरद जी का सवाल है। BEL ये होल्ड कर रहे हैं, कुछ 290 के भाव पे खरीदा है 520 शेयर। अगर एट प्रेजेंट देखें तो कुछ 330 पर चल रहा है, तो कुछ 14-15% की तेजी ऑलरेडी मिल चुकी है, शायद ऑल टाइम हाई के पास में ही ट्रेड कर रहा है। क्या लगता है, यहाँ पर और भी ऊपर बढ़ने के चांसेस है? BEL पूरा डिफेंस सेक्टर में काफी अच्छे हमको तेजी देखने को मिलेगा। शेयर का चुनाव भी काफी अच्छा है, तो बिल्कुल, पर थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा स्टेज है चार्ट पे, पूरा डिफेंस सेक्टर में थोड़ा सा स्टेज है, पर नियर टर्म में हो सकता है थोड़ा सा कंसोलिडेशन, थोड़ा सा मुनाफा वसूली देखने को मिले, पर ओवरऑल जो स्टोरी है वो अभी भी काफी पॉजिटिव साइड में है। पर इनको जरूर यहाँ पे मेरी सलाह रहेगी कि थोड़ा अच्छा मुनाफा हो रहा है, जरूर यहाँ पे मुनाफा बांधे पार्शली। बाकी में स्टॉप लॉस लगाएंगे हम 310 रुपए का, वो स्टॉप लॉस लगाने की सलाह रहेगी, स्टॉप लॉस से बने रहे। ऊपर में जो टारगेट दिखाई देते हैं मुझे 370-400 रुपए तक के दिखाई देते, तो पार्शली मुनाफा बांध के पार्शली होल्ड करें। चल मुनाफा बांधिए और खास रणनीति पर ध्यान दीजिए, ये सलाह आपको मिलती हुई। बहरहाल, इसके साथ ही शेयर बाजार सबका अधिकार में इतना ही, लेकिन जाने से पहले अपने दोनों ही एक्सपर्ट से हम डिस्क्लोजर लेंगे। गौरांग सर, सबसे पहले आपके पास अपना डिस्क्लोजर दें। निजी निवेश नहीं, लेकिन इसी तरीके से राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं। धन्यवाद आपका। ठीक है, रत्नेश जी आपका डिस्क्लोजर। बिल्कुल, इसमें हमारे क्लाइंटों को कुछ रिकमेंडेशन हो सकती है या कंपनी को पोर्टफोलियो में हो सकती है। ठीक है, इसी के साथ इस शो में इतना ही। गौरांग सर, रत्नेश जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद आम निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए, बाजार पर रणनीति बताने के लिए। मुझे, मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी और मेरे सहयोगी अंश भीलवाल को आप इजाजत दे दीजिए।